ओके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो अभी हम सी एस एस का कंप्लीट रिवीजन लेंगे फ्रॉम डे वन। ठीक है। सी एस एस के आई थिंक हमने अराउंड 7 to 8 सेशंस कवर किए थे। ओके। सो इस रिवीजन सेशन के अंदर मैं आपको सी एस एस का कंप्लीट फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड सिस्टम मिड क्वेरी एंड जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किए थे वो एक बार रिवाइज करता। ओके। एंड लास्ट में टेलीविजन का ग्रिड एंड सी एस एस का ग्रिड। ओके, ये एक बार रिवाइज करता हूँ तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो हमने HTML के बाद हमारा जो सेकंड मॉड्यूल था CSS को स्टार्ट किया था। तो CSS का डे वन हमारा इंट्रोडक्शन था, तो उसमें क्या कवर किया था हमने? व्हाट इज CSS? तो HTML के अंदर जैसे आप देखोगे HTML का यूज क्या होता है? टू बिल्ड स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेब पेज एंड CSS जस्ट थोड़ा स्ट्रेट बसना। CSS फॉर स्टाइलिंग पर्पज। ओके, यूज टू बिल्ड वेब पेज लुक लाइक CSS मेक्स द वेब पेज लुक्स ब्यूटीफुल। तो हमारा CSS का बेसिक पर्पस ये था कि हमारे वेबसाइट का लेआउट एंड एक UI ब्यूटीफुल करना एंड स्टाइलिंग करना। ओके। तो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज यूज टू स्टाइल HTML एलिमेंट्स जिसके अंदर आप कंप्लीट कलर स्पेसिंग अलाइनमेंट वेबसाइट का डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये CSS का इंट्रोडक्शन था। तो जैसे HTML के अंदर क्या है, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, वैसे CSS में क्या होता है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज। तो यहाँ हमने CSS का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, CSS आपको क्यों चाहिए ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। देन आपको लास्ट में कहा था कि मॉडर्न फ्रेमवर्क्स भी हमें यूज करना है वेबसाइट्स बिल्ड करने के लिए, वो है टेलविन एंड बूटस्ट्रैप मटेरियल, ऐसे बहुत सारे। ठीक है। तो उसके बाद आपको मैंने CSS लिखना कैसे होता है ये बताया था। कैसे लिखा जाता है CSS? इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन CSS कैसे लिखते हैं? स्टाइल एट्रीब्यूट इंटरनल स्टाइल टैग अबो क्लोजिंग ऑफ हेड, सेम फाइल के अंदर। एंड एक्सटर्नल HTML अलग है, CSS अलग। तो ये इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS आपको लिखना है। ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यू कैन सी हियर, ये इनलाइन वाला कोड है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। नेक्स्ट स्क्रीन दिससे ना। ओके। इंटरनल मतलब ये वाला पार्ट कि स्टाइल टैग के अंदर आप या क्लास आईडी टैग अलग अलग यूनिवर्सल सिलेक्टर अलग अलग सिलेक्टर का यूज करके काम कर सकते हो। तो यह कॉन्सेप्ट था व्हाट इज सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब क्या? ये पी टैग ये क्या है? सिलेक्टर है। सिलेक्टर मतलब विच इज यूज टू सिलेक्ट दैट HTML एलिमेंट फॉर स्टाइलिंग पर्पज। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टर, जो सिलेक्ट करके उसको CSS अप्लाई करेगा, किसको? HTML टैग को, HTML एलिमेंट्स को। देन सिलेक्टर के टाइप्स क्या है? सिंपल सिलेक्टर। सिंपल में क्या आता है? क्लास आईडी एंड टैग सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर एस्टेरिक स्टार, वो क्या करता है? यूज टू अप्लाई स्टाइलिंग टू द होल HTML पेज। इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार। देन सुडो क्लास सिलेक्टर। सुडो क्लासेस इंडिकेट बाय कोलन कोलन। ठीक है। सुडो क्लासेस एंड कौन कौन से सुडो क्लासेस है? ये इंटरव्यू का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ओवर लिंक एक्टिव विजिटेड, सिर्फ याद रखो, आपको काम आएगा ओवर। लिंक एक्टिव विजिटेड भी है। तो ये सुडो क्लासेस सिलेक्टर है, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन nth चाइल्ड मैंने दिखाया था कहीं, nth चाइल्ड लास्ट चाइल्ड वगैरह सब कुछ। उसके बाद आता है सिलेक्टर फोर्थ नंबर का, सुडो इलेमेंट सिलेक्टर। कुठले? सुडो एलिमेंट। ये पॉइंट हमारा बाकी था इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो इंडिकेट किया जाता है ऐसे, डबल कोलन। ओके, मतलब ऐसे आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। डबल कोलन, इसको क्या बोला जाता है? सुडो एलिमेंट सिलेक्टर। और उसके अंदर आता है बिफोर आफ्टर। कौन से आते हैं? बिफोर आफ्टर। ये सिर्फ अभी नोट करो, मैं लास्ट में अभी आज दिखाता हूँ आपको करके। ओके, बेसिक उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो ये सारे सिलेक्टर के टाइप से और भी एक है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। वो यूज किया है आपने, बट उसको कॉम्बिनेटर सिलेक्टर बोलते हैं, ये आपको मालूम नहीं होगा। इतना इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, बट 100% क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द सुडो क्लासेस सिलेक्टर एंड व्हाट आर द सुडो एलिमेंट
सिलेक्टर, ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो सूडो क्लासेस कौन से है? सूडो क्लासेस कौन से है? इंडिकेट बाय कोलन, लिंक ओवर एक्टिव विजिटर, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड। सूडो एलिमेंट सिलेक्टर कौन से? इंडिकेट बाय डबल कोलन, बिफोर आफ्टर, मार्क सिलेक्शन, या दो चार है। ये याद रखना है आपको, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, ये सब सिलेक्टर के टाइप है। लास्ट एक याद रखो सिर्फ, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। डन। ये सिलेक्टर के टाइप से, ये डे वन को आपको मैंने एक्सप्लेन किया था सीएसएस क्या होता है उसके साथ, एंड सीएसएस को लिखना कैसे। तो लिखना कैसे ही ये समझने के लिए आपको सिलेक्टर समझना था। तो मैंने आपको आईडी, क्लास, टैग, यूनिवर्सल सिलेक्टर, अलग अलग वे से सीएसएस को अप्लाई करके दिखाया था। ओके। देन एक्सटर्नल सीएसएस था गाइस, जो आपको डॉट सीएसएस फाइल का एक्सटेंशन देके वो लिखना है। ओके, एंड उसको इंपोर्ट करना है। ये था हमारा डे वन गाइस, एंड यू कैन सी हियर एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट मतलब आईडी, टैग, क्लास। क्लास सिलेक्टर डॉट से इंडिकेट किया जाता है, जो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। आईडी इंडिकेट बाय हैश, जो यूनिक होगा। ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी किसको होता है हाईएस्ट? आईडी के इनलाइन, इनलाइन को पहले, बाद में आईडी, देन क्लास, एंड देन टैग। सीएसएस स्पेसिफिसिटी बोला जाता है उसको, प्रायोरिटी। ठीक है। तो आपको सीएसएस स्पेसिफिसिटी क्वेश्चन किया जाएगा, ना कि सीएसएस की प्रायोरिटी क्या होता है। स्पेसिफिसिटी मतलब उसको कैसे प्रायोरिटी मिलता है सीएसएस के अंदर। एंड देन सुडो क्लासेस, कौन से सुडो क्लासेस? इंडिकेट बाय कोलन। सुडो क्लासेस अप्लाय स्टाईल वेन समथिंग हॅपन, म्हणजे ओव्हर केल्यानंतर। ए ऍक्टिव्ह विजिटेड बेसिकली काय, एक आपला अँकर टॅग आहे ना, त्याच्यावरती क्लिक केल्यावरती हिला बोलतात सुडो क्लासेस। आपल्याला यूज कुठलं आलं? ओव्हर। सुडो इलेमेंट बिफोर आफ्टर, इंडिकेट बाय डबल कोलन, याद रखो ये। डन। नेक्स्ट डे क्या था हमारा? बॉक्स मॉडल एंड स्पेसिंग। सीएसएस के डे टू के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो आपका बॉक्स मॉडल। सो एवरीथिंग इज इन एचटीएमएल इज अ बॉक्स। इट कैन बी ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल, एंड इट कंटेन्स मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर एंड कंटेंट। ओके। इसको बोला जाता है बॉक्स मॉडल, एंड इट कंसिस्ट फोर पार्ट्स। ओके, फिर से वही, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर एंड कंटेंट। तो आपको ये चार कॉन्सेप्ट को समझना थे, सिर्फ इसको बोला जाता है बॉक्स मॉडल। ओके। सो व्हाट इज मार्जिन? सबसे पहले क्या आता है आपको? बॉक्स मॉडल कहाँ समझना था? इंस्पेक्ट करके कहाँ जाना है आपको? कंप्यूटर में जाना है। कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इसको एक बार न्यू टैब में ओपन करो आप, आपको यह देखने को मिलेगा। इसको क्या बोला जाता है? बॉक्स मॉडल। इसको बॉक्स मॉडल बोला जाता है। ठीक है। सो आपके पहले कंटेंट होता है, कंटेंट के बाहर क्या होता है? बॉर्डर। तो मतलब सपोज ऐसे समझना है आपको कि ये बॉक्स है आपका एक, मैं आपको यार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये बॉक्स है। ओके, इस बॉक्स के अंदर आपकी कंटेंट है। तो इस बॉक्स के अंदर से स्पेसिंग चाहिए, मतलब पैडिंग। इस बॉक्स के आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए, मतलब मार्जिन। इस कंटेंट के आउटसाइड से स्पेसिंग चाहिए, इस कंटेंट के आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए। बॉक्स को पॅडिंग, बट कंटेंट से चाहिए तो कंटेंटला मार्जिन. ओके. आणि बॉर्डर म्हणजे त्या बॉक्सच्या वरती. ह्या चार प्रॉपर्टी सांगितल्या तुम्हाला, बॉर्डर, त्यानंतर मार्जिन, पॅडिंग आणि कंटेंट. ओके, तीन चार प्रॉपर्टीज आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. तो ये हमारा बॉक्स मॉडल था, सिंपल है. बाय डिफॉल्ट हर एक ब्राउजर को कितना पिक्सल का पैडिंग आता है? 8 पिक्सल का. ठीक है. 16 पिक्सल पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है. 8 पिक्सल ऑल साइड से, 8 8 8 8 ऐसा आप ऑल साइड से बाय डिफॉल्ट ब्राउजर स्पेसिंग छोड़ के देता है. इसलिए मैंने आपको कहा था वो स्पेसिंग हमें नहीं चाहिए, तो आपको एक प्रॉपर्टी यूज करना था सीएसएस को रिसेट करने के लिए, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये दूसरा इनर सेलेक्टर, स्टार, मार्जिन, पैडिंग 0. ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करना था. ठीक है. यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर लक्ष्य देता है.
ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हर्षदा, यस, रितेश, स्नेहित, ऐश्वर्या, यस, रिवीजन वाटती है ना? ठीक है, लक्ष द्या. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट काय बघितलं आपण? बॉक्स मॉडल के बाद ये मार्जिन पैडिंग, उसके बाद आपको ये क्लियर है मार्जिन पैडिंग कैसे देते हैं? एक वैल्यू दोगे तो ऑल साइड अप्लाई होता है, दो वैल्यू वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, मतलब टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट, देन तीन वैल्यू दोगे तो पहला टॉप, देन लेफ्ट राइट एंड बॉटम, चार ऑल साइड से अप्लाई होगा. ठीक है. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मार्जिन, सेम फॉर पैडिंग, और उसके बाद बॉर्डर था. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देखा था हमने? मार्जिन पैडिंग के बाद मार्जिन ऑटो वगैरह होता है. ठीक है. बॉर्डर, यस, बॉर्डर रेडियस. बॉर्डर रेडियस क्या करता है? बॉर्डर रेडियस क्या करता है? हमारे बॉक्स को क्या करता है? कर्व शेप देने का काम करता है. इसको बोला जाता है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी. उसके अंदर एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, हमने अलग अलग वैल्यूज दिए थे. इसको बोला जाता है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी. बॉर्डर रेडियस के बाद, ओके, डे 3 हमारा स्टार्ट हुआ था, और इसके अंदर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था. वो प्रॉपर्टी था बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स. अभी ये प्रॉपर्टी हम टेलीविड में वगैरह का यूज नहीं कर रहे. ठीक है. ये सब कुछ अभी सीएसएस के लिए लिमिटेड था. बट ये बॉक्स साइजिंग क्या करता है गाइस? फॉर एग्जांपल आपने एक पैरेंट बॉक्स लिया है, उसके अंदर चार बॉक्सेस लिए, और इसको विड्थ दिया आपने 25 25, तो टोटल कितना हो गया? 100. तो आपने सपोज उसको एक्स्ट्रा बॉर्डर अप्लाई किया, या आपने पैडिंग अप्लाई किया, तो उसका विड्थ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज विड्थ कितना है स्क्रीन का एक्चुअल? 100. तो उसके बाहर जाएगा बॉर्डर अप्लाई करने के बाद, पैडिंग अप्लाई करने के बाद. तो क्या होगा? वो बॉक्स का लेआउट डिस्टर्ब हो जाएगा. मतलब जैसे लास्ट वाला बॉक्स कहा जाएगा, 1 2 3 4, लास्ट वाला कुठे जाईल? खाली. तो आपने यहाँ बॉर्डर अप्लाई किया, इसकी वजह से हुआ है, या पैडिंग. तो आपको क्या चाहिए एक्चुअली? वो बॉक्सेस वही रहना चाहिए बॉर्डर एंड पैडिंग अप्लाई करने के बाद भी. तो आपको यह कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था मैंने. एक प्रॉपर्टी आपको लगाना है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स. इट डिटरमाइंस द करंट एक्चुअल हाइट एंड विड्थ एंड एडजस्ट इनसाइड इनटू दैट स्पेसिफिक बॉक्स, स्पेसिफिक कंटेनर, इंक्लूडिंग पैडिंग एंड बॉर्डर. मतलब अप्लाई करो या नहीं करो, करोगे तभी वही अप्लाई होगा. मतलब ये कैलकुलेट करके उसी साइज के अंदर एडजस्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, तुमच्या एका बॉक्सची विड्थ आहे 300 पिक्सल, आणि आपने एक्स्ट्रा पैडिंग बॉर्डर अप्लाई किया है, तब विड्थ कितना एडजस्ट करेगा? 300 के अंदर ही बॉर्डर एंड पैडिंग एडजस्ट करेगा. और ये करने के लिए आपको मैंने कहा था, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या करना है? क्या करना है? बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है. क्लियर है? ये प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था डे 3 के अंदर. आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको, राइट? नेक्स्ट क्या होता? बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स के बाद हमने कलर्स को लर्न किया था. सीएसएस कलर्स, बैकग्राउंड, टाइपोग्राफी. ठीक है. सो कलर्स बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था कैसे डे 3 का हमारा डे. ओके. इसके अंदर मैंने आपको कलर कैसे अप्लाई किया जाता है सीएसएस के अंदर ये एक्सप्लेन किया था. ठीक है. तो पहला वे क्या है? पहला वे आपको कलर का नाम देना, फिर वो बैकग्राउंड कलर हो या टेक्स्ट का कलर हो, कलर. उसके बाद आपको कलर नेम की जगह आप या हेक्स कलर दे सकते हो, हेक्साडेसिमल कलर. ये कहाँ से आपको मिलेंगे? कलर पैलेट से. एक तो गूगल पे जाके कलर पैलेट से कलर लो, या आपके पास एक कलर पिकर एक्सटेंशन है, वहां से कलर उठाओ जो चाहिए वो, या आपके वीएस कोड के अंदर भी कलर पैलेट होता है, या आपको जो चाहिए वो कॉम्बिनेशन किसका है? आरजीबी का. ओके. 6 वैल्यू देना है आपको, हैश RRGG एंड बीबी. ओके. रेड, ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन था, इसको बोला जाता है हेक्स कलर्स. तो आप यह दे सकते हो. ओके. तीसरा पार्ट क्या था? आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू. आपको लिखना है आरजीबी एंड 0 से 255 तक का वैल्यू देना है.
इसको क्या बोला जाता है? आरजीबी वैल्यूज। तो हेक्स कलर दे सकते हो, कलर का नाम दे सकते हो, या आरजीबी दे सकते हो। इसके बाद आरजीबी ए फॉर अल्फा। तो यहाँ क्या होगा आपका? ट्रांसपेरेंसी। मतलब क्या होगा? जो एक्चुअल कलर आपने दिया है उसको आपको इफेक्ट देना है, फेंट टू डार्क। 0 से 1 तक का वैल्यू आप दे सकते हो। पहला क्या बोलतात? आरजीबी ए। और लास्ट क्या होता? काय एच एस एल। ये एक्स्ट्रा था, ये यू यू कॅन स्किप दिस. ओके. ह्यू, सॅच्युरेशन अँड लाइटनेस. व्ह्यूची व्हॅल्यू काय? 0 से 360. सॅच्युरेशन 0 to 100. अँड लाइटनेस 0 to 100. लाइटनेस सॅच्युरेशन किती हवं आहे ते तुम्ही इथे देऊ शकता. आणि त्याच्यामध्ये अल्फा असेल तुम्हाला तर एच एस एल ए काय करू शकता? ओपेसिटी वगैरह आप अल्फा वैल्यू दे सकते हो. ये था कलर कॉन्सेप्ट. ठीक है. करके दिखाना है प्रैक्टिकल, कि समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कहते हैं का? ओके. ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ रहा है. नेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर. आपको आपकी वेबसाइट के अंदर आपको बैकग्राउंड कलर देना है, तो कौन सा प्रॉपर्टी था? बैकग्राउंड कलर, कलर का नेम. इमेज देना है तो मुझे इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सिंटैक्स टाइप करके चैट बॉक्स में दो. शॉर्ट हैंड, वो पूरा 3 4 वाला प्रॉपर्टीज है, एक ही लिखा था हमने. शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई किया जाता है? बैकग्राउंड इमेजेस अप्लाई करना है तो. यस एवरीवन. डन. ठीक है. तो क्या सिंटैक्स है? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद आपको लिखना है कोलन यूआरएल. उसके अंदर क्या रहेगा? पाथ रहेगा. स्पेस. रिपीट करना है क्या? रिपीट एक्स, रिपीट वाई, या रिपीट नहीं करना है तो नो रिपीट. स्पेस. उसके बाद आपका आएगा पोजीशन. मतलब वो एलिमेंट है, बैकग्राउंड इमेज है, वो कहाँ पोजीशन कर रहा है. सेंटर स्पेस सेंटर. म्हणजे वर्टिकली भी सेंटर एंड हॉरिजॉन्टली भी सेंटर. सेंटर टॉप, सेंटर बॉटम, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट. तो वो था. और उसके बाद साइज देना है तो आप डायरेक्ट, मैंने बोला था स्लैश कवर करो, या आपको दूसरा ऑप्शन है स्पेस दे के 100% वगैरह दे सकते हो. बट मैंने आपको बोला था फिक्स करना है स्क्रीन के हिसाब से, तो स्लैश कवर एडजस्ट करेगा प्रॉपर कवर इमेज. स्लैश कवर. इतना ही था. और उसके बाद इस इमेज को आपको फिक्स करके वो इफेक्ट देना है. बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स. तो ये 4 प्रॉपर्टी का मैंने आपको एक ही एक्सप्लेन किया था शॉर्ट हैंड. वो था बैकग्राउंड प्रॉपर्टी. बैकग्राउंड साइज अलग से दे सकते हो, पोजीशन दे सकते हो, नहीं देना है आपको. ठीक है. ये होने के बाद हमने स्टार्ट किया था टाइपोग्राफी कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो टाइपोग्राफी में क्या होता है गाइस? सपोज आपको फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट फैमिलीज देना है. तो फॉन्ट साइज मतलब क्या? कि आपको फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का साइज कंट्रोल करना है, तो कौन सा प्रॉपर्टी था? फॉन्ट साइज. आपको उसको थिकनेस मतलब बोल्ड वगैरह करना है कंटेंट को, तो कौन सा प्रॉपर्टी था? फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी. सिर्फ प्रॉपर्टीज है सीएसएस के अंदर. हमने और कुछ लॉजिकल पार्ट तो नहीं देखा है, सिर्फ प्रॉपर्टीज देखा है. उसके बाद आपको टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना है. टेक्स्ट अलाइनमेंट करना है, कैसे करोगे? टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट एंड सेंटर, या जस्टिफाई. जस्टिफाई मतलब प्रॉपर लेआउट आएगा आपका. ठीक है. नेक्स्ट,
टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है? यस, ये क्या करता है? टेक्स्ट को अंडरलाइन देता है। जब जैसे कि आपको टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन देना है, ओवरलाइन देना है, या कुछ भी नहीं चाहिए तो नन भी दे सकते हो, टेक्स्ट को डेकोरेशन करना। ठीक है। उसके बाद आपको दो लाइन के बीच में स्पेस चाहिए तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी। आपको दो लेटर के बीच में स्पेस चाहिए तो लेटर स्पेसिंग। आपको दो वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए तो वर्ड स्पेसिंग। आपको पैराग्राफ के स्टार्टिंग में स्पेस चाहिए तो टेक्स्ट इंडेंट। ओके। तो ऐसे अलग अलग मल्टीपल प्रॉपर्टीज को हमने लर्न किया था। ओके। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किसके लिए था वो? अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो इसको बोले थे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या देखा था हमने? सीएसएस के अंदर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ओके। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था गाइस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये क्या करता है गाइस, आपके सीएसएस के अंदर की जो आप साइज वगैरह अप्लाई करते हो, हाइट विड्थ वगैरह, इसको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो कौन कौन से यूनिट्स एंड डायमेंशंस है? पहला था पिक्सल। 96 इंच मतलब 1 पिक्सल। ये कॉमन यूनिट था जो हम इनिशियली यूज कर रहे थे। ओके। सो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है पैराग्राफ का? 16 पिक्सल। तो ये पिक्सल यूनिट आप हाइट विड्थ वगैरह देने के लिए यूज कर सकते हो एवरीवेयर। बट मैंने आपको कहा था कि हर जगह पिक्सल काम नहीं आ रहा है। जैसे आपको पेरेंट के अकॉर्डिंगली या उसका एक्चुअल साइज के हिसाब से काम करना है तो आपको क्या काम आएगा? पेरेंट या उसके एक्चुअल साइज के हिसाब से परसेंटेज आपका या बेटर काम करेगा देन पिक्सल। राइट। तो इसका पर्पस था, मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ परसेंटेज अप्लाई करो। ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा 50%, किसके 50? उसके करंट या उसके पेरेंट के हिसाब से। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दो यूनिट थे गैस, ईएम एंड आरएम। काय करता ईएम आरएम? इंटरव्यू क्वेश्चन। ईएम फॉर इन्फीमरल यूनिट। ओके। रिलेटिव इन्फीमरल यूनिट आरईएम ईएम। तो ईएम मतलब क्या? यूज टू अप्लाई फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू इट्स मल्टीपल ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट, एक्चुअल साइज के मल्टीपल। सो 1 ईएम मतलब किती पिक्सल? सपोज पॅराग्राफला मी लावलं तर 1 ईएम म्हणजे किती? हाँ, सो एक्चुअल पैराग्राफ का साइज कितना होता? 16। 2 ईएम मतलब? यस, 32। 3 ईएम मतलब 16 × 3। कळत आहे? सो तुम्ही 1 ईएम लिहिलं तरी 16च आपल्याला, किंवा 32 म्हणजे 2 ईएम लिहिलं तुम्ही 1.5 ईएम लिखा मतलब 32 पिक्सल। म्हणजे त्याचे निम्मे काय असेल तर ठीक है, 34 वगैरह। तो ये होता है ईएम। आरईएम मतलब गाइस रिलेटिव टू द रूट एस्टेमल साइज, इसको बोला जाता है आरईएम। ओके। रिलेटिव टू द रूट एस्टेमल। सो रूट के एलिमेंट्स का साइज जो भी होगा उसके हिसाब से काम करता है। इसको बोला जाता है ईएम एंड आरईएम यूनिट, विच इज यूज टू वाइडली यूज इन ए मॉडर्न रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ओके। ये था। आणि लास्ट के दो व्हीएच अँड व्हीडब्ल्यू, हे कशासाठी युजफुल होते आपल्याला? राहुल, कशासाठी गरज होते आपल्याला हाई व्हीएच अँड व्हीडब्ल्यू? बोला. यस। अभी जब हम हाइट दे रहे थे, क्या दे रहे थे? हाइट तो आपको पिक्सल में कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो यहाँ आपको मैंने क्या सोल्यूशन दिया था? वीएच 100 वीएच मतलब कितना? फुल स्क्रीन 200 वीएच मतलब डबल आएगा। ठीक है। सो ये था वीएच। एंड वीडब्ल्यू क्या करता है? टोटल विड्थ आपके स्क्रीन का जितना भी रहेगा। तो आप या 100% भी करोगे तभी चलेगा, या 100 वीडब्ल्यू करोगे तभी अप्लाई होगा ही। इसको बोला जाता है गाइस यूनिट्स एंड डायमेंशंस। एंड इसके साथ हमने टाइपोग्राफी को भी कवर किया था। ओके, डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? लेआउट सिस्टम।
लेआउट एंड एलिमेंट बिहेवियर। तो इसके अंदर मैंने आपको कौन सा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था सबसे पहले? डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी मतलब फॉर एग्जांपल एक दो लाइन में आपको मैंने मतलब दो तीन प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करता है? फॉर एग्जांपल आपको कुछ कंटेंट को डिस्प्ले करना है, ब्लॉक या नन करना है, या उसको इन लाइन में दिखाना है, तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको काम आएगा। तो कैसे? तो मैंने आपको कहा था फॉर एग्जांपल पहला प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन। कौन सा प्रॉपर्टी था? डिस्प्ले नन। मतलब वो क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। एंड डिस्प्ले नन के बाद मैंने जिसको डिस्प्ले नन किया है उसको मुझे दिखाना है, तो डिस्प्ले ब्लॉक। त्यानंतर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये कहा यूज किया था? लिस्ट टैग के अंदर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एक लाइन में दिखाओ। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर लर्न किया था, ठीक है। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम का था सीएसएस के अंदर, ओके। नेक्स्ट यही यही था गाइस कि ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन हो गया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो गया, या बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। बट मैंने आपको कहा है हमें काम कैसे करना है, कौन से प्रॉपर्टी का यूज करें। वैसे हमने फ्लेक्स बॉक्स से ही सब कुछ आगे काम किया था, ठीक है। डिस्प्ले नन हो गया। उसके बाद डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन के अंदर फर्क क्या है? इंटर क्वेश्चन। What's the difference between display none and visibility hidden? बोला। Yes, so display none is basically hides the entire element, including its height and width. And visibility hidden is also hides the element, but excluding height and width. मतलब स्पेस रिमेन्स ॲज इट इज, तिथेच राहील तो, फक्त हाईड होईल. आणि डिस्प्ले नन मतलब स्पेस भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन डिस्प्ले नन विजिबिलिटी हिडन है, जिसको दिखाना है उसको विजिबिलिटी विजिबल। डन, ठीक है। ये रिवीजन चल रहा है, मैं आपको या कोई कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी था ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब जब आपका कंटेंट आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो आपको उसको कंट्रोल करना है, तो आप यह प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रोल। ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज आप करके काम कर सकते हो। देखिए मिक्स झालंय का कॉन्सेप्ट सगळे, ठीक है आई थिंक, ठीक है। इसके बाद सीएसएस पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा आई थिंक डे 5 या डे 6 था, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको सीएसएस के पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने? देखो फास्ट एक बार, डे 1 हमने इंट्रोडक्शन देखा, सीएसएस कैसे लिखना है, सिलेक्टर क्या होता है, उसके बाद बॉक्स मॉडल, देन टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के प्रॉपर्टीज, देन कलर्स एंड बैकग्राउंड इमेजेस कैसे लगाना है। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? डिस्प्ले प्रॉपर्टी, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बाद पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट। तो पोजीशनिंग मतलब गाइस आपके एचटीएमएल के एलिमेंट को आपको फ्री हैंड पोजीशनिंग देना है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। मतलब आपको कंट्रोल आपके पास रहेगा कि आप उस एलिमेंट को कहाँ प्लेस करना है। तो पोजीशनिंग के टाइप्स क्या है? स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिक एंड फिक्स्ड। स्टैटिक मतलब बाय डिफॉल्ट पोजीशनिंग है। रिलेटिव मतलब पोजीशन कोलन रिलेटिव मैंने लिखा तो कहा जाएगा मूव एस्टेबल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स, मूव एस्टेबल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स रिलेटिव ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। मूव एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसको बोला जाता है पोजीशन रिलेटिव, ओके। उसके अंदर तीन चार वैल्यूज आप दे सकते हो, क्या क्या? टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट, आप वैल्यू दे सकते हो। पोजीशन एब्सोल्यूट, मूव एचटीएमएल एलिमेंट, मूव एचटीएमएल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट एलिमेंट, या उसका जो मेन कंटेनर है उसके हिसाब से, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। तो ये था रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया था मैंने स्टिकी एंड फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब वो आपकी विंडो के स्क्रीन को फिक्स्ड हो जाएगा, जैसे कि नाउ बार, हेडर, देन सोशल मीडिया के आइकॉन्स आपको लगाना है, व्हाट्सएप को सिटी है बटन, कॉल टू एक्शन बटन, ये सब कुछ आपको लगाना है, तो आप यहाँ यूज करोगे फिक्स्ड। एंड स्टिकी मतलब
जो आपको थोड़ा स्क्रॉल करके स्टिक करना है स्क्रीन को, तो वो काम आएगा, जैसे कि हेडर नावर। ये था हमारा पोजिशनिंग का कॉन्सेप्ट। या बहुत कुछ लिखा है, बट जो बोल रहा हूँ वही इसके अंदर है। ठीक है, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को थियोरटिकली नहीं जाना है, आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट सामने वाले को डिलीवर करना आना चाहिए इंग्लिश में, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको। उसको कोई भी यार टेक्निकल टर्म नहीं चाहिए कि टेल मी व्हाट इज पोजिशनिंग एंड उसका यूज क्या है। जो आप बोल रहे हो ना वही सही है, बिकॉज ये कोडिंग वाला पार्ट है। ओके, डन। यस, तो जो बोल रहा वही देखो, स्टिकी बिहेव लाइक अ रिलेटिव एट फर्स्ट एंड देन बिकम फिक्स व्हेन स्क्रॉलिंग। ये था हमारा पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी मैंने आपको नहीं बताया था, वो भी दिखाऊंगा लास्ट में, मुझे रिमाइंड करो, ठीक है। मुझे बेसिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्या देखा था हमने? पोजिशनिंग के बाद आई थिंक फ्लेक्स बॉक्स स्टार्ट किया था, राइट? गिव मिनट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? इफेक्ट, सीएसएस के इफेक्ट्स, राइट? तो क्या क्या इफेक्ट्स हमने अप्लाई किए थे? सीएसएस इफेक्ट्स। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था? बॉक्स शैडो या टेक्स्ट शैडो। तो ये सीएसएस के इफेक्ट्स मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दिया था गाइस, कि फॉर एग्जांपल आपको शैडो इफेक्ट्स देना है टेक्स्ट को या किसी कंटेंट को, तो आप क्या अप्लाई करोगे? प्रॉपर्टी टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी। जब आपको बॉक्स को शैडो देना है तो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। इसके अंदर वैल्यू कैसे देते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ब्लर, स्प्रेड एंड कलर। ये आप प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये आपको रेडीमेड चाहिए तो उसके लिए आपको मैंने एक वेबसाइट बताया था, गेट सी एस स्कैन या कौन सा एक वेबसाइट था। वहां से आपको शैडो इफेक्ट्स रेडीमेड मिलेंगे, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। यस, आगे। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी काय करतं ट्रांजिशन? फॉर एग्जाम्पल आपको ओवर करने के बाद, अब यहाँ ओवर पहले समझना पड़ेगा। ओवर क्या है? सुडो क्लास, सुडो एलिमेंट, सुडो क्लास सिलेक्टर इंडिकेटेड बाय कोलन। ये ओवर मतलब गाइस क्या, कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ इफेक्ट्स लगाना है माउस उसके ऊपर लेके जाने के बाद, तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ये ओवर वाला कॉन्सेप्ट। बट ये जब अप्लाई हो रहा है ना, ये बहुत फास्ट हो रहा है। हमें क्या करना है? उसको एक यूजर एक्सपीरियंस देना है, स्मूथ करना है वो। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि आप इसके एक्चुअल एलिमेंट को ट्रांजिशन इफेक्ट लगाओ। ट्रांजिशन इफेक्ट्स मतलब इट एग्जीक्यूट्स अवर सीएसएस प्रॉपर्टीज स्मूथली ओव्हर स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम। त्याला काय बोलतात? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्रिएट स्मूथ एनिमेशन व्हेन अ प्रॉपर्टी चेंज। विदाउट ट्रांजिशन वो फास्ट हो जाएगा, विद ट्रांजिशन वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, आपने जो टाइम लिया होगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसके अंदर भी चार प्रॉपर्टीज थे, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। क्या? ट्रांजिशन किसको अप्लाई करना है? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी सबको। ड्यूरेशन, कितने टाइम में वो कंप्लीट करना है। एंड उसका टाइमिंग मतलब कितना स्पीड रखना है उसका, कम ज्यादा, इज इन इज आउट। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना था। ये चार याद रखो, या एक ये वाला, मतलब ये एक मतलब इसका कॉम्बिनेशन है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कोलन ऑल, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.3 सेकंड, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज इन। तो इस डिले करना है तो वो भी इसके साथ ऐड करो। मतलब ओव्हर करने के बाद कितने सेकंड के बाद स्टार्ट करना है, लगेच करायचं तर डिले देऊ नका। इसको बोला जाता है ट्रांजिशन इफेक्ट। डन। ट्रांजिशन के बाद था ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करता है? ओवरिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल आपको 2D 3D इफेक्ट्स देना है, जैसे कि ओवर करने के बाद आपको उसको
ओरिजिनल पोजीशन से मूव करना है तो ट्रांसलेट। आपको उसको रोटेट करना है 360 डिग्री, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट। जूम इन जूम आउट करना है उसको ओवर करने के बाद, स्केल। ओके, 1, 1.5, 1 से कम भी दे सकते हो। दैट्स इट गाइस, यही प्रॉपर्टीज से। ठीक है, ये एडिशनल ऑब्जेक्ट फिट वगैरह, कर्सर, कर्सर म्हणजे काय, तुमचा जो माउस आहे त्याचं कर्सर तुम्हाला चेंज करायचं आहे। ओके, एक प्रॉपर्टी याद रखो, जेड इंडेक्स के बाद कर्सर, मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट भी है, वो भी कवर करता हूँ। बेसिक है, इतना कोई काम का नहीं, बट कवर करता हूँ। ठीक है, ये था हमारा यूआई इफेक्ट्स, 2D 3D ट्रांसफॉर्म। देन क्या स्टार्ट किया था? ग्रेडियंट इफेक्ट। सीएसएस के ग्रेडियंट इफेक्ट कैसे देते हैं? मिक्सचर ऑफ कलर्स देना है आपको, तो कैसे? बैकग्राउंड, लिनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट एंड कोनिक ग्रेडियंट। दैट्स इट। आगे फ्लेक्स बॉक्स लेआउट सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक था आई थिंक, राइट? लेआउट सिस्टम, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड, एंड इसके बाद मिड एक्वेरी को देखा था हम। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट गाइस आपको ये समझना है कि फ्लेक्स बॉक्स मतलब सीएसएस का लेआउट सिस्टम क्या है। ये CSS 3 का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न सीएसएस। और यही सेम ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स आपको काम आता है टेलविंड के ग्रिड सिस्टम के अंदर। ये क्लियर होगा तो वो इजी जाएगा आपको। ठीक है, तो सिंटैक्टिकली अलग अलग है। तो पहले आपको ये समझना था गाइस कि फ्लेक्स बॉक्स मतलब ये वन डायमेंशनल काम करता है, मतलब वन डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ग्रिड सिस्टम है ना, 2 डायमेंशनल काम करता है, मतलब रो एंड कॉलम वाइज। ये पॉइंट सबसे पहले ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स 1 डायमेंशनल काम करता है कंटेंट को अलाइनमेंट करने के लिए, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। ग्रिड सिस्टम आपको 2 डायमेंशनल काम करता है, मतलब एक लेआउट, रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये था कि व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स इज नथिंग बट फ्लेक्सिबल बॉक्स। लिसन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Flex box is nothing but flexible box which is used to align flexible items in a row wise या in a column wise, vertically या horizontally, one dimensionally सिर्फ। इसको क्या बोला जाता है? फ्लेक्स बॉक्स विच इज यूज टू अलाइन फ्लेक्सिबल आइटम्स वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। ये आपको हर जगह काम आता है। और ये टॉपिक सीखने के बाद मैंने आपको बोला था कि वो फ्लोट लेफ्ट वगैरह प्रॉपर्टी सब कुछ यूज नहीं करना है आपको। मतलब मार्जिन पैडिंग से आप जो एडजस्टमेंट कर रहे थे वो आगे से नहीं करना होगा इस कॉन्सेप्ट के बाद। मतलब आपका डेवलपमेंट का स्पीड फ्लेक्स बॉक्स के बाद और इंक्रीज होने वाला क्या होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको फ्लेक्स बॉक्स इसलिए एक्सप्लेन किया था। तो कॉन्सेप्ट सेम था क्या? एग्जाम्पल, एक बॉक्स है, उसके अंदर 2 बॉक्सेस है, तो आपको इसको एक के बाद एक दिखाना है, तो आप क्या कर रहे थे? फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्टची गरज का होते? कारण की तो ब्लॉक लेवल आहे, सो त्याला इनलाइन करण्यासाठी काय करायला लागतंय? फ्लोट लेफ्ट। बट फ्लोट लेफ्ट की जगह आप क्या यूज कर सकते हो भैया? डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या होगा डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद? 1 बाय 1 वो इलेमेंट आएगा। अभी इस डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बाद आपका ये मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जिस एलिमेंट को आपको एक लाइन में लेके आना है, तो उसको अप्लाई करना है कि उसके पैरेंट को? उसके पैरेंट को अप्लाई करना है। ठीक है, सपोज ये जो 1 है, इस 1 को मुझे सेंटर पे लेके आना है, तो ये अलाइनमेंट करना है, तो इसको अप्लाई करोगे स्वप्नाली। कुठला पॅरेंट? त्याचा ड्यू की तो फ्लेक्स वाला पॅरेंट? इथे ह्या केसमध्ये कुठे अप्लाय करणार? सी, मतलब जो जिसको अप्लाई करना है उस चाइल्ड के पेरेंट को अप्लाई करना है। ठीक है, मतलब हाँ, ये वाला ड्यू को अप्लाई होगा, और ये दोनों को करना है तो उसके पेरेंट। डिस्प्ले फ्लेक्स। हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करना है तो हॉरिजॉन्टल मध्ये एक्स एक्सिस। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी था? जस्टिफाई कंटेंट, उसके वैल्यू जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्पेस बिटवीन देन। ठीक है, मैं आपको टेलविंड का क्लास दिखा रहा हूँ क्या?
ठीक है, मैं टेलविंड का एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको या सीएसएस का एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फाइल सेम है। एक मिनट ओपन करता हूँ फ्लेक्स बॉक्स। सॉरी, मैंने वो फाइल ओपन किया था, यहाँ देखो। ठीक है, सेम ही है। ओके, until now we learn the basic layout technique, display, inline block, positioning। तो फ्लेक्सबॉक्स इज बेसिकली मॉडर्न वेबसाइट्स को लेआउट बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लेक्सबॉक्स मेक्स इट मच इजियर टू कंट्रोल अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। तो फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है? यूज टू बिल्ड मॉडर्न लेआउट, यूज टू अलाइन फ्लेक्सिबल आइटम्स इन अ टू डायमेंशनल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर पोजिशनिंग एंड फ्लोट प्रॉपर्टी। स्टार्ट करना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो चाइल्ड को आप काम अप्लाई करेगा। उसके बाद उसके बाद आपको जस्टिफाई कंटेंट एक्सप्लेन किया था, जो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करता है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स सेंट, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। नेक्स्ट क्या था? अलाइन आइटम। ये क्या करता है? वर्टिकली अलाइनमेंट करने का काम करेगा। अलाइन आइटम, सेंटर, अलाइन आइटम, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स सेंट। नेक्स्ट, गैप प्रॉपर्टी क्या करता है? एलिमेंट के बीच में स्पेस देने का काम करेगा। फ्लेक्स रैप क्या करेगा? श्रिंक करेगा स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, श्रिंक मतलब बेसिकली क्या करेगा? साइज को रिड्यूस करेगा आपके बॉक्सेस के। इसको बोला जाता है फ्लेक्स व्रैप, व्रैप करना। देन डायरेक्शन, गैप के बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब उसका एक्चुअल डायरेक्शन जो है, रो होता है, वो चेंज करके कॉलम वगैरह आप कर सकते हो। ये चार पांच प्रॉपर्टीज ही आपको फ्लेक्स बॉक्स में काम आने वाले हैं। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट पे काम किया होगा तो आपको समझ आया होगा, ये तीन चार प्रॉपर्टी के साथ ही सब कुछ ऑलमोस्ट होता है। बाकी ये ऑर्डर प्रॉपर्टी, अलाइन सेल, बहुत सारे थे, बट ये कोई काम के नहीं है। बट आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, मेजर कॉन्सेप्ट्स याद रखो। हर एक टॉपिक को मास्टर करने जाओगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा आपका। ठीक है, जितना जरूरी होता है ना आपको एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए, उतना आपको याद रखना है, यूज करना है। बाकी का जस्ट एक नॉलेज के लिए आपको उसको रेफरेंस के लिए रखना है याद। ओके, क्लियर है? फ्लेक्स बॉक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था? मीडिया क्वेरी, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है? बहुत बेसिक था। रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपको बिल्ड करना है गाइस, तो आपको ये तीन चार कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है। पहला था फ्लेक्स बॉक्स, उसके बाद मीडिया क्वेरी, तीसरा ग्रिड। बट मैंने आपको कहा था ग्रिड आप यूज करोगे तो मीडिया क्वेरी की जरूरत बहुत कम पड़ेगी आपको। ग्रिड एंड फ्लेक्स को कंबाइन करोगे तो। ठीक है, सो पहला यहाँ आपको मीडिया क्वेरी के अंदर मैंने आपको कहा था कि ये बेसिकली क्या होता है गाइस, आपके वेबसाइट को अलग अलग डिवाइसेस को कंसिस्टेंटली दिखाना है, प्रॉपर एक लेआउट। तो आपको मीडिया क्वेरी काम आएगा। ठीक है, तो मीडिया क्वेरी का बेसिक पर्पस था मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट डिजाइन करना। क्या करना? मोबाइल फर्स्ट। ठीक है, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ आप मीडिया क्वेरी को लिख सकते हो, मतलब आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली रहेगा। ठीक है, आज कोई यूज नहीं करता इतना मीडिया क्वेरी, बट ये बेसिक आपको याद रखना था। क्या सिंटैक्स था उसका? एट द रेट मीडिया, स्पेस, एट द रेट मीडिया, मीडिया का टाइप स्क्रीन, ऑल, जो भी है, स्पेस एंड स्पेस, मिन विड्थ एंड मैक्स विड्थ। ये मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स था। एंड इसके ब्रेक पॉइंट्स थे। क्या ब्रेक पॉइंट्स थे? 0 to 7 6, देन 7 6 8, 1 0 2 4, देन 1 2 8 0। तो ये सब कुछ आपको सीएसएस के अंदर कस्टमाइज करना पड़ रहा था। आप ये एक चीज ऑब्जर्व करो, आपने टेलविंड सीखा है अभी, तो अभी इस केस में आपको टेलविंड इजी लगता है कि सीएसएस? कुठलं इझी वाटतं? रिस्पॉन्सिव्ह करायचं असेल तर मीडिया सीएसएस का टेलविंड? टेलविंड का इझी आहे? ब्रेक पॉइंट्स पण येतात ते, फक्त तुम्हाला एम डी लिहायचं आहे, इथे तुम्हाला पूर्ण कोड लिहायचा आहे एवढा। तिथे फक्त एम डी म्हणजे मीडियम, एस एम मतलब एस एम, उसके आगे सब कुछ अप्लाई होगा। तो वो इजी है ना। आपको यार कितना सारा कोड लिखना पड़ रहा है, वहाँ ग्रिड भी सब कुछ रेडीमेड है। तो आपको ये समझना है guys कि वहाँ आप एक लाइन के अंदर ही ग्रिड, फ्लेक्स एंड मीडिया क्वेरी अप्लाई करो, जो सीएसएस के अंदर आपको सब कुछ अलग लिखना है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, और इसलिए आपको मैंने टेलीविजन के अंदर वो सब कुछ सिखाया था। यहां भी आपको मैंने आइडिया दिया था कि कैसे आपका ये सीएसएस अप्लाई होता है। ओके, और एक पॉइंट यार ऐड करो, मुझे लास्ट में कवर करना है, वो है सीएसएस वेरिएबल। ठीक है, कुठला आपण बघितलं कर्सर, जो काय
झेड इंडेक्स व्हेरिएबल्स, ठीक आहे. बेसिक आहे बट हे तुम्हाला पुढे पाहायला भेटणार आहे. क्लॅम्प पण एक आहे. ठीक आहे, आपण या फाईलला सेव्ह करत एकदा. अजून काय होतं नेक्स्ट? ग्रिड सिस्टम. लास्ट टॉपिक आपला कुठला होता? ग्रिड. कुठला मिस झालाय का? ठीक है. सो गाइस, इसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. क्या एक्सप्लेन किया था? ग्रिड सिस्टम. सो ग्रिड क्या होता है? ग्रिड सिस्टम इज बेसिकली यूज टू बिल्ड मॉडर्न लेआउट्स. ओके, मतलब फ्लेक्स बॉक्स भी वही करता है. ठीक है. ये टू डायमेंशनल लेआउट को यूज करने के लिए यूज करता है, बेसिकली रिस्पॉन्सिव लेआउट्स. अनलाइक फ्लेक्सबॉक्स is primarily one dimensional. Grid lets you control the both horizontal and vertical placement of elements. So why use CSS grid? ये आपका कंप्लीट लेआउट बिल्ड करेगा, कॉम्प्लेक्स लेआउट को रिस्पॉन्सिव करेगा, डैशबोर्ड, सेक्शंस, एवरीथिंग विथ लेस कोड. क्या करेगा ये? लेस कोड के अंदर क्या करेगा? कंप्लीट लेआउट डिजाइन करने का काम करेगा. इसको बोला जाता है सीएसएस का ग्रिड. तो पहला प्रॉपर्टी क्या देना है? डिस्प्ले ग्रिड. आता कधी यूज करायचं फ्लेक्स आणि कधी यूज करायचं ग्रिड? जेव्हा आपको लेआउट बिल्ड करना आहे तो ग्रिड, आणि त्याच्या आतले कंटेंट अलाइनमेंट करायचे तर फ्लेक्स वापरायचं. ठीक आहे. सो डिस्प्ले ग्रिड नंतर कुठली प्रॉपर्टी यूज करायची? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम. म्हणजे काय? हे कसं काम करते थोडंसं आय थिंक सो प्रॅक्टिकली दाखवलं पाहिजे. मी एकदा तुम्हाला दाखवतो. इथे बघा एकदा. हा थेरॉटिकली जास्त कळणार नाही तुम्हाला, इथे प्रॅक्टिकल दाखव. सीएसएस. येस, यहाँ देखो एक बार. सपोज आउटपुट दाखवतो मग कळेल तुम्हाला. ठीक आहे. हा यू आय आहे. ठीक आहे. सो कसं मी एक्सप्लेन केलं ते सांगतो एकदा, परत एकदा. सपोज आपला एक पॅरेंट कंटेनर आहे. त्या पॅरेंट कंटेनरला तुम्ही अप्लाय केलं इथे कलर. सपोज मी त्याला कलर कुठला दिला? ॲक्वा. आता याच्यामध्ये किती बॉक्सेस आहेत? पहिले सीएसएस नका बघू, पहिले हे बघा फक्त. एक सेक्शन आहे, सेक्शन मध्ये किती बॉक्स आहेत? 3. ओके, बेसिक एवढंच है. ठीक है, बाकी सीएसएस है. तो यहाँ मैंने क्या लिखा है देखो. पहले मेन कंटेनर को हाईट दिया, विड्थ दिया, कलर दिया. ये पीछे दिख रहा है आपको. आता त्याच्या आतले 3 बॉक्सेस आहेत ना, ते मला हवेत. तर आत्तापर्यंत आपण काय करायचो? प्रत्येकाला हाईट आणि विड्थ देत होतो. तर आता इथे विड्थ न देता तुम्हाला काय करायचंय? वो रिस्पॉन्सिव करना है, हाइट फिक्स विड्थ फिक्स नहीं करना है. तो यह सोल्यूशन मैंने आपको बोला था, इसको ग्रेड लगाओ. एंड आप या पैरेट के अंदर ही उसके लेआउट को, मतलब उसके कॉलम को फिक्स्ड करो. कैसे? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम आपने लिखा 1 FR, फ्रैक्शनल यूनिट. ये क्या करता है? प्रोपोर्शनली आपके एलएसटीएमएल एलिमेंट के विड्थ को क्या करेगा? डिवाइड करेगा प्रोपोर्शनली इक्वली. तो इसको 1 FR 1 FR 1 FR म्हणजे 3 कॉलम्स जे खाली दिसतात आहे. आता इथे तुम्ही गॅप वगैरे काही पण लावलं तरी काही प्रॉब्लेम येणार नाहीये, जे इथे मी गॅप लिहिलंय. मैंने आपको कहा था ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ये जो प्रॉपर्टी है, इसका अल्टरनेटिव है ये रिपीट. 3 टाइम रिपीट कर 1 FR. इसका अल्टरनेटिव एडवांस वाला, कि जब आपको ये रिस्पॉन्सिव करना है तो सेम प्रॉपर्टी, बट आप उसको ऐसे लिखो, रिपीट ऑटो फिट. मतलब ऑटो उसको क्या करो? एडजस्ट करो. मिनिमम एंड मिन मैक्स 350. मतलब मिन मैक्स 350 मतलब क्या? हाँ, मॅक्झिमम 350 की मिनिमम 350. येस. अगेन रिकॉल करा. काय सांगितलं होतं मी? 0 से की मिनिमम 350 राहणार आहे.
येस, दॅट इज अ कॉन्सेप्ट मिन मॅक्स. ओके. आणि 1FR म्हणजे काय? येस, वन फ्रॅक्शन. तर हे बेसिकली काय सांगता येते? याचा अर्थ काय? इस लाइन का रिपीट ऑटो फिट मिन मैक्स 351 FR. अच्छा, हे बघा, हे कमेंट केलं मी सगळं. काय होईल आता? 3 बॉक्स कसे आले इथनं? ऑटो फिट केलं ना आपण, ते ऍडजस्ट करेल. म्हणजे खाली तुम्ही जेवढे बॉक्स येते त्याला तो काय करेल? रिस्पॉन्सिव्ह करेल. त्याला बोलतात ग्रीड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी. बेसिक पहिले हे लक्षात ठेवा. हे नंतर हे वरचं बघा, कळतंय का? आले 3. ठीक आहे. फक्त एवढं की आता हे रिस्पॉन्सिव्ह आहे की नाही ते बघू आपण. जात आहेत का खाली ते? नाही, कारण का आपण ते रिपीट केलं पण ते रिस्पॉन्सिव्ह नाहीत. आता हे ऑटो फिट कर त्याला. मिनिमम 350 ठेव आणि त्याला ऍडजस्ट करत राहा. झाले का ते ऍडजस्ट? तर हे लास्टवाला रिस्पॉन्सिव्ह साठी होतं, म्हणजे तुमचा कोड रिस्पॉन्सिव्ह झाला. ठीक आहे. विड्थ हाईट आपण जिथे दिली आहे ना याला प्रत्येकाला 400. ग्रिड बेसिकली काय करताय? तुमचे कॉलम ऍडजस्ट करताय. म्हणजे विड्थ तुम्ही नका देऊ, मी ऍडजस्ट करतो. ग्रिड बोल रहा है. ठीक आहे. गॅप दे सकते हो, बाकी जस्टिफाय कंटेंट सगळं एकत्र करू शकता तुम्ही. फ्लेक्सच्या प्रॉपर्टीज बाकीचा. ठीक है. सो इधर डिस्प्ले ग्रिड है, इधर डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं है, इतना ही फर्क है. नेक्स्ट गाइस, यही था ना ओवरऑल. आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगा वो सेशन एक बार देखो फिर से. बट मैंने शॉर्ट में एक बार कवर किया है. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? नेक्स्ट काय होता? टेलविन. अजून काय बघितलं होतं आपण? एवढंच ना? ठीक आहे. आता जे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आहेत ना, जे तुम्हाला सांगायचे आहेत, ते आता इथे एक 10 मिनिटात कव्हर करतो. CSS ऍडिशनल कॉन्सेप्ट. टेलविनचे ग्रेड तुम्हाला ठीक आहे, मी सांगतो एकदा, एवढं होऊ द्यात. टेलविन मधले कुठले क्लासेस वापरतो आपण? सेम काम करायचंय तर फ्लेक्स बॉक्ससाठी फ्लेक्स, होरिझोंटल अलाइनमेंटसाठी जस्टिफाय सेंटर, जस्टिफाय फ्लेक्स स्टार, जस्टिफाय फ्लेक्स सेंट, जस्टिफाय स्पेस बिटवीन, नाही जस्टिफाय बिटवीन, जस्टिफाय इव्हनली. डायरेक्शन द्यायची तर डायरेक्ट कसं देतो डायरेक्शन? कुठले क्लास वापरतो आपण फ्लेक्सला? हेच काम करायचं पण टेलविन मध्ये. फ्लेक्स रो, फ्लेक्स कोल. व्हर्टिकल अलाइनमेंट करायचं तर आयटम्स सेंटर वगैरे झालं. फ्लेक्स बॉक्स एवढंच आहे टेलविन मध्ये. डायरेक्ट रेडीमेड क्लास आहेत. म्हणजे हेच काम करा, फक्त डायरेक्ट क्लास नाही करा. मिडॅक वगैरे तर कोई सवाल ही नाही. नेक्स्ट, ग्रिड सिस्टम अप्लाय करना है. टेलविन वाला ग्रिड ग्रिड आणि ग्रिड कोल्स 2 3 4 डायरेक्ट. ओके. आता याच्यामध्ये रिस्पॉन्सिव्ह करायचं तर MD ग्रेड, म्हणजे MD पासून पुढे सगळ्याला अप्लाय होणार तेवढे कॉलम्स. किती इझी आहे. ओके. याला बोलतात ग्रिड. ठीक है. थोड़ा सा शॉर्ट में बोला मैंने. थोड़ा सा टेलविंड के बाद एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, बट ये टेलविंड वाला पार्ट है और वो CSS में था. ठीक आहे. एक्झाम्पल दाखवू का एक सिम्पल? इथे तुमच्या समोर दाखवतो. मी कोड नाही करत पण एक्झाम्पल दाखवतो. गिव्ह मी सिम्पल एक्झाम्पल फॉर CSS ग्रिड and Flexbox, and also compare with Tailwind, Flex and Grid. ओके. देखो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल आएगा तो आपको क्लियर मिलेगा, आइडिया आएगा. फ्लेक्सबॉक्स इज बेस्ट व्हेन यू वांट टू अरेंज थिंग्स इन वन डायरेक्शनल. ठीक है. सपोज एग्जांपल आहे, हर्षद आप ध्यान देना, हे आपके लिए एग्जांपल आहे. पॅरेंट आहे, त्याच्यामध्ये किती बॉक्स आहेत? तिथे कुठला पण कुठे पण जा, तेच एक्झाम्पल तेच कोड मिळणार आहे. डिस्प्ले फ्लेक्स केला, जस्टिफाय कंटेंट किया, अलाइन आइटम किया, गैप दिया. ठीक है, सबको मालूम है. दिस गिव्स यू समथिंग लाइक दिस. ओके. नेक्स्ट, सेम विथ टेलविन. क्लास काय दिला? आता इथे ऑब्झर्व हे करायचंय तुम्हाला की इथे बॉक्सेस, इथे कंटेनर आहे, इथे पण तेच आहे. बट इथे तुम्ही सेपरेट काही लिहिलंच नाही. तुम्ही काय केलं? डायरेक्ट क्लासेस दिले. काय क्लास? डिस्प्ले फ्लेक्स म्हणजे फ्लेक्स.
जस्टिफाय कंटेंट स्पेस बिटवीन, तुम्ही काय दिलं, जस्टिफाय बिटवीन. अलाइन आयटम सेंटर, तुम्ही काय दिलं, आयटम सेंटर गॅप. आणि कलर दिला पॅडिंग. गाइस ये सीएसएस का फ्लेक्स का कोड है, ये टेलविंड का कोड है. कळलं. किती बेसिक है. नेक्स्ट है ग्रेड वाला पार्ट. सीएसएस का ग्रेड कैसे काम करता है. सपोज इथे 6 बॉक्सेस है, कंटेनर है. ठीक है. तो आपको ये वाला लेआउट चाहिए. काय करणार आता, तुम्ही सांगा, तुम्हाला माहिती आहे कोड काय असणार. एक पॅरेंट घेतला, त्याच्यामध्ये 6 बॉक्स घेतले, ड्यू 6 घेतले. ठीक आहे. पॅरेंटला कंटेनरला ग्रिड लावणार, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 6, 1 F1. बेसिक रिस्पॉन्सिव्ह करायचं असेल तर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटो फिट कॉमा मिन मॅक्स, जो भी विड्थ आपको देना है कॉमा 1 F1. बघा आता तेच कोड असेल. आणि बाकी जस्टिफाय कंटेंट वगैरे सगळंच एवढं सिंपल आहे. बघा डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड रिपीट 3, 1 F एवढंच लिहिलं त्याने. रिपीट 3 कर, 3 रिपीट कर म्हणजे काय, एका रो मध्ये 3 कर. मग ते बाकीचे 3 कुठे येतील खाली. तुम्ही ते 6 लिहिलं तर वो एक रो में 6 आएगा, ऐसा नहीं चाहिए. इसलिए 3, 1 F रिपीट करो, कंप्लीट होने का नीचे आ जाएगा. दैट्स इट. क्रिएट अ ग्रिड विथ 3 इक्वल कॉलम्स अँड 20 पिक्सल गॅप. आता हेच टेलविंड मध्ये ग्रिड, ग्रिड इक्वल्स 3 झालं. रिस्पॉन्सिव्ह तर दाखवलं नाही त्याने, बट एवढंच आहे. दॅट्स इट. मग हेच इथे मी टाईप केलं. कळलं का. इथं ब्रेक पॉईंट्स पण ऍड केले आपण की रिस्पॉन्सिव्ह आहे. कळलं. इस लक्षात येते का काय सांगतोय मी. यस ऑनलाईन स्टुडंट्स. हे बघा मी तुम्हाला जर लेआउट सांगितलं होतं कसं यूज करायचं, पहिलं ग्रिड वापरायचं आणि नंतर फ्लेक्स यूज करायचं. ठीक है. चलो ग्रेट. अभी लास्ट हमारे 2-3 टॉपिक है वो एक्सप्लेन करता हूँ. वो क्या था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, झेड इंडेक्स. खूप बेसिक आहे, पटकन दाखवतो. इथे क्लास घेतला बॉक्स 1, बॉक्स 1 त्यानंतर ड्यू क्लास बॉक्स 2, बॉक्स 3 डॉट बॉक्स 1 हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, बॅकग्राऊंड कलर ॲक्वा मराईन, आणि याला फ्लोट वापरतो मी आता इथे. का डिस्प्ले वापरायचं आहे. ठीक आहे. कंटेनर घेतो, मेन कंटेनर, डन. आले का बॉक्सेस. आता इथे काय करायचं ते बघा. सपोज मी प्रत्येक दुसऱ्यावाल्या बॉक्सला काय केलं बघा, पोझिशन दिलं ॲब्सोल्यूट, आणि त्याला बोललो टॉप 120 लेफ्ट 120. हे दाखवण्यासाठी करतोय मी, असं आपल्याला काही नकोय, बट झेड इंडेक्स एक्सप्लेन करणार म्हणजे. पोझिशन ॲब्सोल्यूट टॉप 150 लेफ्ट 150. आले का. ठीक आहे. कोड कळतोय ना. ठीक आहे. इथे पण सेम टॉप 80 पिक्सल लेफ्ट 180. काय झालं, मी काय केलं, पोझिशन देऊन फक्त ते एकावरती एक घेतलंय, लेफ्ट टॉप लेफ्ट देख है. मुझे यह कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, जेड इंडेक्स. जेड इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, आपकी एचटीएमएल एलिमेंट का स्टैक ऑर्डर चेंज करता है. जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी इज बेसिकली यूज टू चेंज स्टैक ऑर्डर ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट और यूज टू ओवरलैप वन एलिमेंट ऑन टू अनदर. इसको क्या बोला जाता है, जेड इंडेक्स. तो ये क्या है, सपोज
सपोज मुझे ये एक्वा वाला बॉक्स आहे ना, ये टॉप पे दिखाना है. तर त्याला तुम्ही इथे फक्त करायचं Z index 1, तो वरती येईल आता. प्रायोरिटी चेंज इंडेक्सिंग देण्यासाठी वापरतो आपण. आता एक्झाम्पल इथे दिलं, हे अनेक ठिकाणी तुम्ही यूज करू शकता. सपोज मला दुसरा वाला दाखवायचा आहे, तर याला लावा Z index. तुम्ही ते व्हॅल्यू 0 से 999 तक के व्हॅल्यू दे सकते हो. मायनस मध्ये पण देऊ शकता. मायनस म्हणजे कमी प्रायोरिटी आणि प्लस मधलं हायर प्रायोरिटी. Z index 99 ऐसे लिखा मैंने. आता कोण वरती आलं? तो वाला. सपोज मी याला मायनस केलं तर कोण येईल आता? ऍक्वा वरती. तो मायनस मध्ये तो गेला, तो डायरेक्ट त्या पॅरेंटच्या पण मागे गेला. कळत आहे? याला बोलतात Z index प्रॉपर्टी. दॅट्स इट. हे कुठे काम येईल तुम्हाला? हम्म? नहीं. यस, ये आपको काम आएगा इस सिनेरियो के अंदर. फॉर एक्झाम्पल, जहां आपका कुछ एलिमेंट ओव्हरलॅप हो रहा है, प्रायोरिटी प्रॉब्लेम हो रहा है. म्हणजे कुठे तुम्ही तुमची वेबसाईट डिझाईन करताय आणि त्याच्यामध्ये सपोज एक्झाम्पलसाठी कुठे बघा, इथे तुम्ही असं स्क्रोल केलंय आणि इथे काय होतंय, तुमचा वरती नॅवबार फिक्स आहे आणि तुम्ही स्क्रोल करताय, पण तो याच्यावरती ओव्हरलॅप होतोय, त्याच्यावरती जातोय तो. तर तुम्ही काय करणार? नॅवबारला Z index 1 देणार आणि याला कमी करणार, तर ऑटोमॅटिकली हा वरती येईल आणि हा असं मागून जाईल आता. म्हणजे एक्झाम्पल आहे, असं बऱ्यापैकी तुम्हाला यूज होऊ शकतो Z index. ओके. यस. नेक्स्ट पार्ट आहे तो काय? Z index प्रॉपर्टी के बाद कर्सर प्रॉपर्टी. खूप बेसिक आहे. कर्सर काय असतं बघा. सपोज मी इथे गेल्यावरती काय येते? नॉर्मल कर्सर येतो. तर कर्सर तुम्हाला चेंज करायचं आहे, तर मी डायरेक्ट पॅरेंटला अप्लाय करतो कर्सर प्रॉपर्टी, किंवा अँकर टॅगला घेतो. अँकर टॅग, क्लिक हेअर. ठीक आहे, तो डायरेक्ट खाली गेलाय. दिसतोय का? याच्यावरती क्लिक केल्यावर कर्सर चेंज होतोय का? तुम्हाला चेंज करायचं अजून काहीतरी वेगळं, तर तुम्हाला इथे H1 मध्ये डायरेक्ट लावा कर्सर. कर्सरचे खूप सारे टाईप आहेत, हे बघा एवढे सारे टाईप्स आहेत. मी एक दाखवतो कुठला तरी. कर्सर पॉइंटर, तो तर ऑलरेडीच आहे. कर्सर ऑटो केलं तर तो ऑटो येईल, जसं ऍडजस्ट होईल. आता बघा काय आलं तिथे. हा कर्सर कसा येतोय बघा. त्या अँकर टॅगचं बाय डिफॉल्ट बिहेवियर आहे, मी त्यालाच लावतो. अँकर टॅगला लावला काय? आता कसं येते कर्सर बघा. काय दिसतंय तिथे? प्लस. कर्सर खूप सारे टाईप आहेत. कॉन्टेक्स्ट मेनू, कॉपी. तुम्ही जे बघता ना वेगवेगळ्या वेबसाईटला, ते कर्सरचे पॉइंट आहेत. मूव, हे असं दिसतंय आता ते. त्याला काय बोलतात? काय बोलतात? कर्सर प्रॉपर्टी अँड Z index प्रॉपर्टी. कळलं? येस. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहे CSS के व्हेरिएबल्स. इथे खूप सारे टाईप आहेत, तुम्ही बघा, ते गरज नाहीये त्याची. नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल्स, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको टेलविंड में भी काम आने वाला है. वी कैन डिफाइन कस्टम स्टाइलिंग इन CSS फॉर रियुजेबिलिटी. ओके. म्हणजे काय? सपोज आपको वेरिएबल्स डिफाइन करना है, तो उसका सिंटॅक्स है कोलन रूट. काय? कोलन रूट म्हणजे काय? सपोज एक्झाम्पल बघा. सपोज तुम्ही इथे लिहिलं डॅश डॅश प्रतीक, ये आने के बाद कलर अप्लाई होना चाहिए ऑरेंज. डैश डैश प्रतीक ये वेरिएबल है CSS का. इसको कैसे लिखा जाता है? कोलन रूट. कोलन मतलब सुडो एलिमेंट सिलेक्टर. हे कशासाठी कामी येतं? सुडो एलिमेंट की सुडो क्लास? सुडो क्लास. हे कुठे कामी येतं काय? जेव्हा तुम्हाला तुमचे स्वतःचे नावं द्यायचे व्हेरिएबलला. म्हणजे एक एक्झाम्पलसाठी सिनारिओ घेतो.
तुमच्या वेबसाईटमध्ये एक कलर आहे, त्याचं नाव आहे सपोज, एग्जाम्पल लगेच कळेल तुम्हाला मला का सांगायचंय कि ये क्यों यूज किया जाता है। ओके, सपोज आपको ये कलर अच्छा लगा है, कौन सा, सपोज ये वाला, ये कलर का कोड क्या है, ये, मुझे ये बताओ, ये आपके वेबसाइट का ब्रांड का थीम है, ये आपको आपके वेबसाइट के अंदर 100 टाइम्स यूज होने वाला है, कितने वेळा लक्षात ठेवणार आहे? ये अप्रोप्रिएट है, एक बेटर अप्रोच है कि आप उसको बार बार ये कोड लिखो। तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसका एक नाम दो, कुछ भी दो। मैंने दिया नाम सपोज, प्राइमरी कलर हमारे वेबसाइट का ये है। तो आगे से आपको CSS कलर वो अप्लाई करना है, वो बैकग्राउंड कलर हो सकता है, टेक्स्ट का कलर हो सकता है। तो आपको यह HFFEBC वगैरह नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्राइमरी, याला बोलतात व्हेरिएबल्स। सी प्लस प्लस शिकलात तुम्ही, व्हेरिएबल असतात। आता जावास्क्रिप्ट मध्ये तेच करायचं आपल्याला, याला होते व्हेरिएबल। तर मी प्रतीक अप्लाय केलं तर काय अप्लाय होणार आहे, ऑरेंज। प्रायमरी केलं तर येस। तर मला आपला प्रत्येक वेळेस तो हेक्स कोड नाही लिखना है, मुझे क्या लिखना है सिर्फ व्हेरिएबल। चलो लेट्स ट्राय। H1 स्टाईल, कलर, इथे तुम्हाला लिहायचे व्हॅर, काय लिहायचे, व्हॅर। आणि इथे तुम्हाला सजेशन पण आलं, कुठले व्हेरिएबल तिथे, प्रतीक अँड प्रायमरी। आता बघा त्याला कलर कुठला आला, तर ते अँकर टॅगचा कलर आला त्याला, ठीक आहे, तो चेंज करावा लागेल आपल्याला, आपण दुसरीकडे घेऊ। H1 काय द्यायचे इथे, काय कलर लावायचे की बॅकग्राऊंड कलर, कलर, प्रतीक, नाही झालं। लेट मी चेक, एक बार सिंटैक्स यही है। यस, ये हो गया। अच्छा, तिथे डबल कोटचा काही सीन नाही आहे, यस बरोबर आहे। इथे डबल कोट दिले पण त्याने काही इश्यू व्हायला नाही पाहिजे। अच्छा ओके ठीक है, तो कलरच अप्लाई त्याने घेतला नाही तो, ठीक है सॉरी, ठीक है। सो हम नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे लिखो, मैंने डबल कोट लगाया था, ठीक है, अब देखो अप्लाई हो जाएगा, हो गया। यस, तो मुझे मेरे CSS के अंदर फॉर एग्जांपल कलर चाहिए, तो मुझे नाम याद रखना है प्रतीक, मतलब नाम ये नहीं देना है आपको, प्राइमरी सेकेंडरी बेसिक कलर देना है, इसको बोला जाता है CSS के वेरिएबल्स। अभी आपको बैकग्राउंड कलर देना है, तो मुझे सपोज देना है क्या, हमारा ब्रांड आइडेंटिटी, सेम है तो, ठीक है, मी कलर चेंज करतो, ठीक आहे। ती काय झालं, ती डिझाईन सोडून द्या, पण आपल्या झाल्या। सो अशा पद्धतीने काय करू शकता तुम्ही, व्हेरिएबल्स ऍडजस्ट करू शकता, याला बोलतात CSS व्हेरिएबल्स। इंटरव्ह्यूमध्ये विचारू शकतात। सिंटॅक्स याद ठेव, लक्षात ठेवा, कोलन रूट डॅश डॅश लावून तुम्हाला द्यायचं, आणि व्हॅरचा यूज करून तुम्हाला तिथे व्हेरिएबल द्यायचं असेल। हे ऑप्शनल आहे, हे काय तुम्ही लिहिलं काय नाही लिहिलं काय, तुमचं वेबसाईट झालेली आहे। ओके, कर्सर प्रॉपर्टी, झेड इंडेक्स, अजून एक क्लॅम्प प्रॉपर्टी, रिस्पॉन्सिव्ह करण्यासाठी यूज केलं जातं, तुमचे टेक्स्टचे फॉन्टचे साईज वगैरे। क्लॅम्प, क्लॅम्प प्रॉपर्टी लास्ट एवढंच, ठीक आहे। क्लॅम्प प्रॉपर्टी काय करतो, गरज नाही, हे पण स्किप केलं तर चालेल, पण लक्षात ठेवा, ये क्या करता है गाइस, ये आपके वेबसाइट का जो फॉन्ट साइज वगैरह है ना, उसको रिस्पॉन्सिव्ह करने के लिए यूज किया जाता है। म्हणजे आता हे कशासाठी यूज होतं, तुम्ही टेलविन वापरताय, गरज नाही याची। सपोज आतापर्यंत आपण वेबसाईट डिझाईन केली, आपण फक्त बॉक्सेसला रिस्पॉन्सिव्ह केलंय CSS मध्ये, बट व्हॉट अबाउट तुमचे फॉन्ट साईज वगैरे, ते तर ऑटोमॅटिक ऍडजस्ट होत नाही ना मोबाईलला।
तर तुम्ही ते क्लॅम्पने काय करू शकता, शॉर्ट हँड आहे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि आप वो फॉन्ट साइज को भी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बट हम ये नहीं करेंगे, हम टेलविड में जाएंगे, यूज करें डायरेक्ट ब्रेक पॉइंट्स लगा के। बट ये सीएसएस में आपको करना होगा गाइस, तो आपको ये प्रॉपर्टी काम आएगा, इसको बोला जाता है क्लैंप प्रॉपर्टी। क्या करता है ये, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल मीडिया क्वेरीज यूज अ फ्लूइड स्केलिंग, यूज फ्लूइड स्केलिंग। क्लैंप कितना मिनिमम साइज रखना है उसका, प्रेफर्ड कितना रहेगा आणि मॅक्सिमम कितना रहेगा। म्हणजे स्मॉल स्क्रीनला 20 जाईल, मीडियम डिव्हाइसेसला तुमच्या डिव्हाइस के हिसाब से वो व्यू पोर्ट के हिसाब से 5 VW जाएगा, आणि मॅक्सिमम लार्ज स्क्रीन असेल तर 40 पिक्सल। हे काय करतं, तुमचे मीडिया क्वेरी का कोड कम करके रिस्पॉन्सिव लेआउट, लेआउट नहीं, आपके फॉन्ट साइज वगैरह वो सब कुछ एडजस्ट करने का काम करेगा। इसको बोला जाता है फ्लूइड प्रॉपर्टी, जो टाइपोग्राफी को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज किया जाएगा। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नोट करो एंड छोड़ दो उसको, हम ये नहीं यूज करते अभी, बट यू शुड नो। डन। येस, ऑनलाईन स्टुडंट्स, हे दाखवायचं असेल तर एकदा कॉपी करून दाखवा, ठीक आहे। खूप काही असं बघायला गेलं तर अजून खूप प्रॉपर्टीज भेटतील, पण गरज नाही, आपल्या कामाचं बघायचं आहे आपल्याला फक्त। सो इथे ते दिसतंय, मग त्यात थोडंसं रिस्पॉन्सिव्ह होईल काय, इथे त्याचं सीएसएस लिहिलंय त्यांनी, फक्त मिनिंग लक्षात ठेवा, बाकी इथे गरज नाही जास्त। मिनिमम एवढं राहील, प्रेफर्ड एवढं असेल, आणि मॅक्सिमम स्क्रीनला किती असेल, 40। फक्त क्लॅम्प प्रॉपर्टी आहे एवढं लक्षात ठेवा सीएसएस मध्ये, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन में है सब कुछ, आप देख सकते हो, बट जरूरत नहीं उसकी। डन। यस, यहाँ हमने कंप्लीट डे 1 से सीएसएस का रिवीजन लिया है। सीएसएस ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स को मैंने आपको इन डेप्थ कवर किया है, ठीक है। आई होप सो आपको ये रिवीजन सेशन काम आएगा आगे से। एचटीएमएल का रिवीजन जैसे हुआ है वैसे सीएसएस का ये रिवीजन, आपको सिर्फ ये देखना है। बट ये रिवीजन आपको तभी क्लियर होगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अदरवाइज आपको रिवीजन ही कुछ नया लगेगा, ठीक है। आपको पहले सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो वो क्लियर नहीं, आपको लग रहा है टॉपिक थोड़ा सा अभी मैंने बताया वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग देखो उस सेशन का इन डेप्थ, ओके। टेलविन भी हुआ है अभी, यूआई का पार्ट हमारा ऑफिशियली या एंड हुआ है, आगे से हम इसके अंदर अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे से हमारा फोकस्ड रहेगा लॉजिकल पार्ट पे, ठीक है। मैंने आपको टेलविन एक्चुअली रिएक्ट के बाद कवर करना होता है, तो वो 1 वीक हमने पहले ही कवर किया अभी, ठीक है। तो अराउंड हमारा 1 मंथ हुआ है, अभी 1-2 दिन प्रोजेक्ट में काम करो। इस मंथ एंड तक हमारा जावास्क्रिप्ट का ऑलमोस्ट 50% पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत स्ट्रेस नहीं करने वाला हूँ, मतलब बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ। जो प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए वो मैं कवर करने वाला हूँ, ओके। इंटरव्यू क्रैक होगा आपका, प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड होंगे, ओके। हमारे आगे के टेक्नोलॉजीज है जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, मतलब एक ही है वो, रिएक्ट, उसके बाद नेक्स्ट जेएस का फंडामेंटल। बिकॉज जब हम आगे एआई मॉडल यूज करने वाले हैं फ्रंट एंड के अंदर, या उसके अंदर मैं आपको एआई चैट चैट जीपीटी वगैरह इसके एपीआईज कनेक्ट कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। तो वो कनेक्ट करने के लिए आपको ये बेसिक नॉलेज चाहिए, ओके। बहुत इजी रखने वाला हूं मैं आगे के टेक्नोलॉजीज, बट आपको आगे कंसिस्टेंट रहना होगा हर एक सेशन के अंदर, बिकॉज अभी कोडिंग स्टार्ट हो रहा है, ओके। जावास्क्रिप्ट आपके लिए इस कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आगे आपको पाइथन में जाना है बैकएंड के लिए, नोड एक्सप्रेस में जाना है, रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस में जाना है, तो हर एक टेक्नोलॉजी का बेस है जावास्क्रिप्ट। आपको आगे जाके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी बनना है, एंड्रॉयड या आईओएस डेवलपर, उसके लिए रिएक्ट नेटिव चाहिए, रिएक्ट नेटिव के लिए रिएक्ट आना चाहिए, रिएक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। सो आगे का हर एक टेक्नोलॉजी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस, मतलब उसका फाउंडेशन ये है, क्लियर है। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको जितना प्रॉपर, मतलब आप पॉसिबल है उतना प्रॉपर सीखो, प्रैक्टिस करो। ये मास्टर किया आपने तो आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा टेक्नॉलॉजी समझने के लिए, ओके। सो अटेंडन्स मला हवा आहे रेग्युलर। आता उद्या आपलं सेशन असेल, प्रॅक्टिस करत बसा, आणि वेनसडेला इंटरव्ह्यूज घेऊ आपण, प्रोजेक्ट रिव्यू वगैरह सब कुछ मैं देखने वाला हूँ अभी। अनुष का फॉलोअप ले रहा है, बट स्टिल मुझे एक बार सब कुछ चेक करना है, ओके। एंड फ्रॉम थर्सडे हमारा आगे का जर्नी स्टार्ट होगा, ठीक है। बिकॉज एक बार स्टार्ट होने के बाद
हम इसको एंड तक जाएंगे। ओके डन। यस, तो ऐसे में आगे का हमारा प्लान है। और कुछ सजेशंस आपके साइड से? बेस में गिटहब वगैरह वो सब कुछ लेंगे हम। बोला, तुमच्याकडनं काही फीडबॅक किंवा कुठला पॉईंट घ्यायला पाहिजे राहिला असं काय असेल तर लेट मी। यस। नो। ठीक है। चलो, तो आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है, वो पोर्टफोलियो का वेबसाइट बाय ईओडी या कल तक आप मुझे वो शेयर करना। ठीक है। प्रॉपर होना चाहिए, एक जेनरिक वेबसाइट नहीं लगना चाहिए आपका पोर्टफोलियो। ठीक है। तो आप जो भी रेफरेंस ले रहे हो थोड़ा सा गुड क्वालिटी का होना चाहिए, कुछ भी नहीं लेना है आप। ठीक है। प्रॉपर वो एक बार देखो कौन सा अगर आपको लेना है वो प्रॉपर, मतलब जैसे मेरा वेबसाइट आप देख सकते हो, या जो प्रॉपर डेव्हलपर के वेबसाईट आहे वो देखो, टेम्पलेट वगैरे बघायला गेलं तर ते एवढं प्रॉपर नाही आहे। ठीक आहे। सो ते एकदा बघून घ्या। चालतंय? येस। काही विचारायचं असेल तर यू कॅन आस्क। क्लियर है? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ गुड डे।